हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, डेली की तरह इम्पोर्टेंट बिहार 3.0 की प्रैक्टिस सेट चल रही है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि समय बहुत ही कम है, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर अटेंड कीजिए। ठीक है, उसमें आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं ना कि मेरा कितना स्कोर हो रहा है। और किरण पब्लिकेशन का है, किरण पब्लिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन फंसते हैं। तो आप लोग चलिए कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं। और अगर जो भी पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उनको जरूर पहुंचे। चलिए, सबसे पहले आप लोग इस सेशन को लाइक कर दो। ठीक है, लाइक करने के बाद शेयर कर दीजिए, उसके बाद में हम कंटिन्यू क्लास करते हैं। लाइक शेयर कर दीजिए, उसके बाद में हम कंटिन्यू क्लास करते हैं। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। मेरा पहला क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि, क्या पूछा गया है? दशकीय जनसंख्या वृद्धि पूछा गया है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 और 11 के अनुसार सही क्रम क्या होगा? किशनगंज, मधेपुरा, सिवान होगा, सिवान किशनगंज मधेपुरा, या फिर मधेपुरा किशनगंज सिवान होगा, या फिर एक से अधिक है, या फिर कोई नहीं है। आपको बताना है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि क्या सही क्रम क्या होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आरोही क्रम। ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है, छोटे से बड़े की तरफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सिवान होगा, किशनगंज मधेपुरा। ओके, सिवान, सिवान होगा, मधेपुरा, सिवान है, किशनगंज है और मधेपुरा है। ओके, राइट आंसर दो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? ऑप्शन ए है गन्ना उद्योग, बी है अनाज आधारित उद्योग, सी है दाल उद्योग, डी है एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनाज आधारित उद्योग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो वो है अनाज आधारित उद्योग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि न्यायिक पुनर्लोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय क्या है? आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालयों द्वारा वर्णित प्रकरणों की समालोचना कर सकता है। सी है किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। डी है कोई एक से अधिक है और ई है कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। देखिए, न्यायिक पुनर्लोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है ना, वो किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान के दर्शन की बात करता है तो भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। ऑप्शन ए है कल्याणकारी राज्य, बी है समाजवादी राज्य, सी है साम्यवादी राज्य, डी है एक से अधिक और ई है कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान का दर्शन क्या नहीं है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साम्यवादी राज्य। साम्यवादी राज्य, देखिए कल्याणकारी राज्य है और समाजवादी राज्य है। राजनीतिक समानता भारतीय संविधान का दर्शन है। ठीक है, जबकि साम्यवाद राज्य भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। साम्यवादी जो राज्य है ना, वो भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य तथा राजनीतिक समानता का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना तथा राज्य के डीपीएसपी डीपी जेपी से कल्याणकारी राज्य का दर्शन परिलक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नए राज्यों के गठन, नागरिकता, मौलिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना। इसमें से आपको बताना है सूची ए को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। आपको बताना ये है कि जो दोस्तों नए राज्यों का गठन है, नए राज्यों का जो गठन है आर्टिकल संविधान के भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वर्णित है? तो नए राज्यों का जो गठन है ना दोस्तों, वो है आर्टिकल 3 में है। किसमें है? जो पहला है ना, वो तीसरे में हो जाएगा, पहला तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे है नागरिकता। नागरिकता की अगर हम बात करते हैं, है ना, नागरिकता की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो वो हो जाएगा नागरिकता भाग 2 में है। और सी की बात करें मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार जो है दोस्तों, वो आर्टिकल भाग 3 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की बात करें तो 323 ए में है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 2 1 4 3। ठीक है, 2 है, 1 है, 4 है, 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 169 में। आर्टिकल 169 में ये प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस आर्टिकल का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? आपको बताना है कौन से आर्टिकल का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 का जो है वो अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है? लो जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो विश्व में सबसे लवणीय सागर की बात करते हैं तो वो कौन सा है? वो है लाल सागर। लाल सागर ना ये लवणीय है। चलिए बात करते हैं। देखिए इसमें हम बात कर सकते हैं विश्व का सबसे नमकीन समुद्र होता है लाल सागर। लाल सागर की बात करें तो एशिया से अफ्रीका के महाद्वीपों के बीच हिंद महासागर का एक अर्ध संलग्न प्रवेश या फिर विस्तार है। लाल सागर नमक के जो लाल सागर है ना वो नमक के 86% घटक सौर वाष्पीकरण के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 49 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन है जो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों 73वें संविधान संशोधन। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अच्छा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो था ना वो 1992 में इसको वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बात करते हैं 50 है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है किसमें होता है? संसद के सभी सदस्यों के द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कहाँ पर होता है? वो होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। जो भारत का राष्ट्रपति है उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। कब? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, संसद के द्वारा, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कब हटाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। देखिए दोस्तों थोड़ा सा हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर लेंगे। देखिए बात करते हैं कि अगर भारत, देखिए जैसे भारत है तो भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत के राष्ट्रपति को संसद के द्वारा लगाए गए महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। महाभियोग का आधार संविधान का अतिक्रमण होता है। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 61 आर्टिकल 61 के अनुसार महाभियोग की जो प्रक्रिया का वर्णन है, यह प्रक्रिया जिस सदन में पहले आता है उसके 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करके 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करता है। कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व जो है वो राष्ट्रपति को सूचित करता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत ही सूचित किया जाए, ऐसा नहीं होता है, 14 दिन पहले। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 3 महीने तक, 6 महीने तक, 1 वर्ष या फिर एक से अधिक है या फिर कोई नहीं। तो भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर रह सकता है? तो कब तक रह सकता है? सिंपल सी बात है, 6 महीने तक रह सकता है। कितने दिन तक? 6 महीने तक ही रह सकता है। 6 महीने तक कोई व्यक्ति जो है वो संसद का सदस्य ना होते हुए भी मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? जो मानव का शरीर है आपने देखा होगा सॉरी आपने देखा ही होगा और आपके होंगे भी, जो आपके पैर है उसकी हड्डी कैसी है? खोखली है, सरंध्री होती है, ठोस है या फिर एक से अधिक है? कोई नहीं है। तो आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी होती है वो कैसी है? तो मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी है कैसी है दोस्तों? वो होती है खोखली होती है। कैसी होती है? खोखली। देखिए मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी होती है वो खोखली है। पैर की हड्डी का जो खोखलापन है ना, इसे मजबूत एवं हल्का भी बनाता है। मनुष्य के पैर में क्या होता है? फीमर, टिबिया, फिबुला, टॉर्सल्स एवं मेटाटॉर्सल्स अस्थियां होती हैं। इनमें टिबिया फिबुला मुक्त रहती है। फीबर तथा टिबिया फिबुला का संधि स्थान पर एक गोल प्लेटिनुमा हड्डी पाई जाती है जिसे पटेला, मतलब कि पटेला किसको कहते हैं? जो घुटने की हड्डी होती है ना, घुटने की ऐसे होती है ना, घुटने की हड्डी है, उसी को पटेला भी बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। हम मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? आपको बताना है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं।
बताइए मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? आपको बताना है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है 8 होती है। कितनी होती है? 8 है। देखिए, खोपड़ी का जो निर्माण होता है ना, वो कपाल और मुख की अस्थियों में होता है। कहाँ से होता है? तो खोपड़ी का जो निर्माण है वो कपाल और मुख की अस्थियों से होता है। 8 अस्थियां मस्तिष्क को एक मजबूत बॉक्स में बंद करके रखती हैं। ये अस्थियां कौन कौन सी हैं? एक होती है फ्रंटल है, पैराइटल है, ऑक्सीपिटल है, टेम्पोरल है, मिरर है, मैक्सिला है, और उसके बाद में डेंटरी है और नेजल है। ठीक है, ये सारी 8 होती हैं, अस्थियों की बात करती हैं खोपड़ी में, तो 8 होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करो। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कीजिए जिसने बहमनियों से गोवा छीना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करना है जिसने बहमनियों से गोवा छीना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिहर द्वितीय। कौन है? हरिहर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये होता है डहेलिया की जड़ों से। कहाँ से? डहेलिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। अब लैंगरहैंस की जो दुभिकाएं होती है ना, बीटा कोशिका कौन सी कोशिका? तो बीटा जो कोशिका होती है ना, बीटा कोशिका, इसमें क्या होता है? बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन जो होता है वो शरीर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। यहाँ डहेलिया की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। इंसुलिन प्रोटीन संश्लेषण को भी प्रेरित करता है। इंसुलिन के अल्प श्रवण से मधुमेह तथा अति श्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह होता है, और ज़्यादा से क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया होता है। देखिए, एक एक क्वेश्चन में हम थोड़ा एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ कि जिससे आप लोग ना अगर एग्जाम में यहाँ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसमें गलती ना करें, इसलिए हम आपको इतना अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। आप लोग ना, मैं आपका कहना मानती हूँ पर आप नहीं मानते हो। आप ना तो सेशन को लाइक करते हो, ना सेशन को लाइक कर रहे हो, और ना ही शेयर कर रहे हो। ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, है ना? ये कोई बात है? मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ, आप लाइक भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो चैनल को। ऐसा थोड़ी ना होता है। कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट भी नहीं करते हो, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करो। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर दियो, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमने इसको डिस्कस किया? नो, अभी हम इसको डिस्कस नहीं किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल, जो ऋग्वेद संहिता है इसका जो 9वां मंडल है ना, वो किसको समर्पित है? इंद्र और उनको हाथी, उर्वशी और स्वर्ग, सोम और इस पे पर नामाकृत देवता, या इनमें एक से अधिक है? कोई नहीं है। तो आपको बताना है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोम और इस पे पर नामाकृत देवता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? क्रोमियम की मात्रा। क्या बढ़ाई जाती है? क्रोमियम की मात्रा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा है। तो मध्यकाल में बिहार शरीफ का जो नगर है महत्वपूर्ण रहा है व्यापार केंद्र के रूप में, विद्या केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में। आपको बताना है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ की नगर महत्वपूर्ण रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दूसरा और चौथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक का हो जाएगा। ठीक है, विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। चलिए आगे क्वेश्चन है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं। ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। आगे है, ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है? आपको बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये एलपीजी के द्वारा चोक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एलपीजी के द्वारा ये चोक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी। कौन सी थी? जहांपनाह की जो प्रमुख मस्जिद थी ना, वो कौन सी थी? इसको बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद तुगलक। क्या हो जाएगा? मोहम्मद तुगलक। देखिए ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ठीक है, बेगमपुर मस्जिद दिल्ली की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। अगर बात करते हैं दिल्ली की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद की, तो वो कौन सी है? बेगमपुर है। अच्छा, 14वीं शताब्दी में दिल्ली को अपना चौथा शहर मिला जिसे भव्य रूप से जहांपनाह या विश्व का शरण नाम दिया गया। जहांपनाह या फिर विश्व की शरण नाम दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन सा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये थे मोहम्मद शाह। कौन थे? मोहम्मद शाह। कौन थे? मोहम्मद शाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो प्रतिशत में अगर बात करेंगे, प्रतिशत में दोस्तों, तो सबसे ज्यादा कहाँ है? तो ये है रोहतास में। कहाँ पर है? रोहतास में है। ठीक है, रोहतास में है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि वर्तमान में बिहार के कितने बाल गृह कार्यरत हैं। वर्तमान में बिहार में कितने बाल गृह कार्यरत हैं, तो वो कितने हैं, वो हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, कितना हो जाएगा, 33। कितना हो जाएगा, बिहार में वर्तमान में बिहार में कितने बाल गृह कार्यरत हैं, 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सबसे पूर्वी जिला है, आपको बताना है बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगंज। कौन सा है, किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पूछा गया है, नहीं पूछा गया है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन है जो सही नहीं है। इसमें समय के साथ निवेश घटता जाता है, इसमें फसलों की पैदावार में वृद्धि हुई, इसके लिए खादों और कीटनाशकों की आवश्यकता होती है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें समय के साथ निवेश घटता जाता है, ये कथन गलत है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस, पढ़ने में काम आने वाले जो ग्लासेस हैं, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। तो पढ़ने में काम आने वाले जो ग्लासेस हैं वो किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है दोस्तों उत्तल लेंस। कौन सा है, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों और इजी भी है, ठीक है, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो वर्ष 1956 में भारत के भाषा के आधार पर, वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन किया गया है, कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश को। किसको, आंध्र प्रदेश, ठीक है, क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था। तो निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूती मिल कामगारों के लिए। सूती मिल कामगारों के लिए, सूती मिल कामगारों के लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार। गांधी जी के नवाचार का तात्पर्य क्या होता है। तो गांधी जी के नवाचार का तात्पर्य क्या है दोस्तों, वो होता है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी का करो या मारा, सॉरी, गांधी जी का करो या मरो का आह्वान था। गांधी जी का जो एक नारा था करो या मरो, ये किसका आह्वान था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान, या फिर असहयोग आंदोलन के दौरान। तो आपको बताना है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का आह्वान किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी। गांधी जी को किसने दिया था ये सलाह। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है, इस जिसे पता चलता है कि कौन से बीजों से निकाला गया तेल हम इस्तेमाल करते हैं। आपको इन ऑप्शन में बताना है कि कौन सी बीजों से हम तेल का इस्तेमाल करते हैं, कौन सी बीजों से तेल को निकाल कर हम उसका इस्तेमाल करते हैं, आपको बताना है इसको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नारियल, मूंगफली और सरसों, ठीक है। नारियल जो होता है इसके बीज को भी निकाल कर हम इसका तेल बनाते हैं, मूंगफली है इसके भी बीज की हम तेल बनाते हैं, एंड सरसों का भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और सलजम शक्कर ये नहीं होगा, मटर वाला नहीं होगा, और एक से अधिक तो होगा ही नहीं, कोई नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुचांश हमारे शरीर से अनावश्यक पदार्थों को बाहर फेंकने के काम को करता है। जो रुचांश होता है ना, रुचांश क्या होता है, जो रुचांश होता है दोस्तों ये हमारे शरीर से अनावश्यक पदार्थों को बाहर फेंकने के काम को करता है। निम्नलिखित में से कौन रुचांश का एक स्रोत है। आपको बताना है दूध है, अंडा है, मक्का है, एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मक्का। क्या हो जाएगा, रुचांश ने उसमें मक्का होता है। क्या होता है, देखिए भोजन में रुचांश का जो महत्व होते हैं छिलकेदार सब्जियों फलों के संदर्भ में है। भोजन में रेशेदार पदार्थ रुचांश के पर्याय हैं। तो इसमें रेशेदार क्या है, वो होता है मक्का। मक्का में है ना रेशेदार होते हैं, आपने देखा होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट रिप्लाई करिए दोस्तों। कुत्ते के काटने पर होने वाली बीमारी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो कुत्ते के काटने से होने वाली जो बीमारी होती है ना, उससे बचने के लिए हम किस टीके का उपयोग करते हैं, वो है रेबीज। क्या होता है, रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर ने बंसी को कुनैन दवाई लेने के लिए कहा, उसे क्या बीमारी हो सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको है मलेरिया। क्या है दोस्तों, उसको है मलेरिया, ठीक है। मलेरिया की जो दवा होती है
कुनेन की गोलियां होती हैं। अच्छा, क्यूनोन जो होती है ना वो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो ऊंचे पर्वतों के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है? दो ऊंचे पर्वतों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? ऑप्शन इधर क्या है? घाटी है, पहाड़ी है, पहाड़ठार है, एक से अधिक या कोई नहीं है? पर्वतों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? दो पर्वतों के बीच के स्थान को कहते हैं घाटी। क्या बोलते हैं? घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति के पास मानव की आवश्यकता के लिए बहुत है। प्रकृति के पास मानव की आवश्यकता के लिए बहुत है परंतु उसके लालच के लिए काफी नहीं है, या किसने कहा था? प्रकृति के पास मानव की आवश्यकता के लिए तो बहुत कुछ है परंतु उसके लालच के लिए काफी नहीं है, या किसने कहा था? इसको कहा था किसने? इसको कहा था महात्मा गांधी ने। क्या कहा था? महात्मा गांधी ने कहा कि प्रकृति के पास मानवीय आवश्यकता के लिए चीजें प्रचुर है, ना कि लालच के लिए। यह महात्मा गांधी की उक्ति है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक नदी बहुत ऊंचाई से सीधे नीचे गिरती है तब उसे क्या कहते हैं? जब एक नदी बहुत ही ऊंचाई के साथ नीचे गिरती है तब उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं झरना। क्या बोलते हैं? झरना। आपने पिक्चर में या रियल में भी झरना देखा होगा ना, झरना। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। किसने? तो द्वितीय, ठीक है, द्वितीय में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। देखिए दोस्तों 7 सितंबर कब? 7 सितंबर 1931। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। आपको बताना है दांडी मार्च, साइमन कमीशन, पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता कौन कालक्रम अनुसार के हमें व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दांडी यात्रा। दांडी यात्रा कब हुई थी दोस्तों? आपको पता है ना, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। तो यहाँ पर हम 1930 ही कर देते हैं, सिर्फ 1930 लिख देते हैं, सन लिख देते हैं, ठीक है। साइमन की बात करें तो साइमन 1928 में आया था ना। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। पूना समझौता की बात करते हैं तो पूना समझौता 1932 में। कब? 1932 में पूना समझौता हुआ था। एंड गांधी इरविन समझौता 1900 कब हुआ था? 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो देखिए सबसे पहले क्या था? साइमन वाला था ना, पहले 1928। तो यहाँ पर जाएगा दूसरा हो जाएगा 2। फिर उसके बाद में है पहला, फिर है चौथा, फिर है तीसरा। 2 1 4 3, 2 1 4 3 ये चौथा, तीसरा ऑप्शन सही है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? तीसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर है, ठीक है। तीसरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1960 में तत्कालीन बॉम्बे राज्य को वर्तमान महाराष्ट्र और फिल इन द ब्लैंक्स राज्य बनाने के लिए विभाजित किया गया था। 1960 में तत्कालीन बॉम्बे राज्य को वर्तमान महाराष्ट्र और कौन सा राज्य बनाने के लिए विभाजित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जनता पार्टी ने किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया था? जनता पार्टी ने किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व ही स्थगित कर दिया था? पहली, चौथी, पांचवी, एक से अधिक या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना को जनता पार्टी ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व ही स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटोस बंदरगाह जिसे दुनिया ने कॉफी पोर्ट के रूप में जाना है, कॉफी पोर्ट के रूप में किससे जाना जाता है? कॉफी पोर्ट की बात करें दोस्तों तो इसको हम क्या, किसको? ब्राजील को। किसको? ब्राजील को कॉफी पोर्ट के रूप में जाना जाता है। सेंटोस ब्राजील में साओ पाउलो का बाहरी बंदरगाह है और इसे विश्व के काफी बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नागल की बात करें तो ये एक संयुक्त परियोजना है। कैसी परियोजना है? तो भाखड़ा नागल जो है ना वो एक संयुक्त परियोजना है। हरियाणा पंजाब राजस्थान की, हरियाणा पंजाब दिल्ली की, हिमाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब की, एक से अधिक या कोई नहीं? आपको बताना है कि भाखड़ा नागल जो एक संयुक्त परियोजना है कौन कौन सी स्टेट की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नागल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी पानी का अणुभार कितना होता है? तो भारी पानी का जो अणुभार होता है दोस्तों कितना होता है? वो होता है 20। कितना होता है? 20। अच्छा, भारी जल जो होता है ना उसका रासायनिक जो नाम होता है ड्यूटीरियम है, ड्यूटीरियम डाइऑक्साइड है। इसका सूत्र होता है D2O। क्या होता है? D2O होता है भारी जल का फार्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। समान प्रकार की छोटी बूंदें V वोल्ट तक आवेशित की जाती है। यदि यदि ऐसी n बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं तो इस बूंद का विभव क्या होगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा n⁻2/3v। कितना हो जाएगा v, देखिए n⁻2/3 हो जाएगा n⁻2/3 इंटू v हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट्ट होते हैं। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट्ट होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है बैगनी और लाल। क्या हो जाएगा? बैगनी और लाल। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आपको बताना है कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है। कार्डियोलॉजी श्वसन तंत्र, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी मूल तंत्र, न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र। उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं, तो आपको बताना है इसमें से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर तो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। कार्डियोलॉजी की बात करें तो ये हृदय रोग से संबंधित है, तो ये तो गलत है। और गैस्ट्रोलॉजी जो होता है ना, वो पाचन तंत्र से संबंधित होता है, पाचन तंत्र जो पेट तथा हाथ से संबंधित है। यूरोलॉजी की बात करें, न्यूरोलॉजी, तो ये तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित है न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र से। चलिए आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग जिसको टीबी बोलते हैं के परीक्षण के लिए जो विशिष्ट परीक्षण का नाम क्या है? इसको कहते हैं टीबी की जांच के लिए टीबी के लिए कौन सी जांच की जाती है? टीबी के लिए कौन सी जांच की जाती है दोस्तों? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण तो उत्पन्न होता है टीबी रोग। और इसकी जांच के लिए क्या कर सकते हैं? इस रोग की जांच के लिए मोनटॉक्स का परीक्षण करते हैं। कौन सा? मोनटॉक्स टेस्ट करते हैं, मोनटॉक्स टेस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला जो खरपतवार नाशक है क्या है? तो धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2,4-D। क्या हो जाएगा? 2,4-D, 2,4-D, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोंकण रेल जिन राज्यों से गुजरती है वे कौन से हैं? तो कोंकण रेल जिन राज्यों से गुजरती है वे हैं कौन सी हैं वो? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे भूख हार्मोन कहा जाता है? निम्न में से किसे भूख हार्मोन कहा जाता है? क्योंकि यह भूख को उत्तेजित करता है, भोजन का सेवन बढ़ाता है और वसा के भंडारण में वृद्धि करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है घ्रेलिन। क्या हो जाएगा? घ्रेलिन। अच्छा कैसे घ्रेलिन होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए घ्रेलिन की बात करें तो ये एक हार्मोन है। घ्रेलिन एक हार्मोन है जो मुख्य रूप से अमाशय के द्वारा निर्मित और छोटी मात्रा में छोटी आंत, अग्नाशय और मस्तिष्क के द्वारा स्रावित किया जाता है। इसे भूख हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है, जो भूख और परिपूर्णता की संवेदना को सुविधाजनक बनाता है तथा यह वसा भंडार को भी बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कावेरी नदी किन दो राज्यों से, कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? कावेरी नदी की बात करें दोस्तों तो वो कर्नाटक और तमिलनाडु। कहाँ से? कावेरी नदी जो है ना वो कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन वर्षावन जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है कौन सी है? तो अमेजन वर्षावन जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका में, अमेरिका में। कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है, साउथ अमेरिका में है। कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। भारतीय लोक सेवा इंडियन सिविल सर्विसेज में भर्ती होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? आपको कहना बताना है कि भारतीय लोक सेवा में भर्ती होने वाला प्रथम भारतीय कौन था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे वो 1864, कब? 1864 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। एस्थेनोस्फीयर का एक भाग होता है, जो एस्थेनोस्फीयर होता है ना, इसका एक भाग होता है, क्या होता है? पृथ्वी का केंद्रीय भाग, पृथ्वी का आवरण है, भूपर्वतीय प्लस आवरण है, या एक से अधिक है, कोई नहीं, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है पृथ्वी का आवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इसमें स्रोत नहीं है? तो भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा स्रोत नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है नाबार्ड। क्या हो जाएगा? नाबार्ड। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक की स्थापना कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए की गई। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि नाबार्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो नाबार्ड बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई थी।
यह औद्योगिक वित्त बैंकों को पुनर्वित्त संबंधी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाता है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्तीय निगम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाले संस्थान भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। पूर्वी घाट है, सुंदरवन डेल्टा है, पंजाब हरियाणा का मैदानी भाग है, एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब हरियाणा का मैदानी भाग। पंजाब हरियाणा का मैदानी भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में न्यूनतम फिल इन द ब्लैंक्स दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करता है कितने दिन तक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है। तो भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइस सीलिंग, प्राइस सीलिंग का क्या अर्थ होता है। प्राइस सीलिंग का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। प्राइस सीलिंग का अर्थ क्या होता है पहले से ही महंगी वस्तुओं या सेवाओं से कर हटाना, वस्तुओं या सेवाओं की सभी कीमतों पर कर लगाना, वस्तुओं या सेवाओं पर ऊपरी कीमत सीमा का अधिरोपण, एक से अधिक का फिर कोई नहीं। तो प्राइस सीलिंग की बात करें तो प्राइस सीलिंग का क्या अर्थ होता है। प्राइस सीलिंग की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तुओं या सेवाओं पर ऊपरी कीमत सीमा का अधिरोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये है कहाँ पर है नागपुर में। कहाँ पर है दोस्तों नागपुर में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार के द्वारा लगाया जाता है। कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार के द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों केंद्रीय उत्पादन शुल्क। क्या हो जाएगा केंद्रीय उत्पादन शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। तो वो हुआ था 1930 में। कब हुआ था 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो वो है कहाँ पर है हेग में है। कहाँ पर है हेग नीदरलैंड। नीदरलैंड की जो राजधानी ना द हेग वहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेचू ऑफ लिबर्टी है। स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है। चलिए फ्रांस में है, स्पेन में है, कहाँ पर है आपको बताना है। फ्रांस, स्पेन, यूएसए, एक से अधिक का कोई नहीं। तो आपको बताना है कि स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूएसए में है। कहाँ पर है यूएसए में है स्टेचू ऑफ लिबर्टी यूएसए में स्थित है। अमेरिका को फ्रांस ने 1886 में इसे तोहफे में दिया था। कब दिया था तोहफे में दिया था 1886 में। नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सरकार ने बुनियादी स्कूलों का नाम कस्तूरबा बुनियादी विद्यालय के रूप में बदलने का फैसला किया है। पहला बुनियादी विद्यालय महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित किया गया था कहाँ पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम चंपारण में। कहाँ पर पश्चिम चंपारण में 1939 में पहला बुनियादी विद्यालय पश्चिम चंपारण जिला के वृंदावन गांव में स्वयं महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया था। और इन विद्यालयों को आम परामर्श में महात्मा गांधी का स्कूल के रूप में भी जाना जाता है। तो कब किया गया था 1939 में। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको सन। चलिए आगे पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीर्ति बार बार बीमार पड़ती है। ये क्वेश्चन ना मैंने हर प्रैक्टिस सेट में देखा दोस्तों। तो विटामिन से और पोषण और विटामिन यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए प्लीज़ इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है इसमें का, अगर आपको थ्योरी क्लास या फिर पीपीआई के क्वेश्चन चाहिए तो आप हमसे बता दीजिएगा, हम आपको स्पेशल इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है। तो कृति जो है वो बार बार बीमार पड़ती है क्योंकि वह संरक्षण देने वाले खाद्य पदार्थ कम खाती है। निम्नलिखित में से किसे हम इस श्रेणी में मान सकते हैं। किसे हम इस श्रेणी में मान सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है विटामिन एवं खनिज। क्या हो जाएगा विटामिन एवं खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। सिंपल अच्छी बात है, भारत जो है वो हमारा अच्छी नहीं है, गर्व की बात है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। किस मौसम में किसान बहुत व्यस्त रहते हैं। बताइए किस मौसम में किसान बहुत व्यस्त रहते हैं। तो बुआई के समय। कब बुआई के समय ना किसान बहुत ही ज़्यादा बिजी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें किस विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय। शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की मरुभूमि को पानी देकर सींचती है। वहां फिल इन द ब्लैंक्स नदी को जल नहर द्वारा जाता है।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सतलुज नदी। कौन सी नदी है? सतलुज नदी। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान की मरुभूमि को पानी देकर सींचती है। वहाँ जो सतलुज नदी है ना, वहाँ पर सतलुज नदी का जल नहर के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? नहर के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैक्ट्स, बबूल, कीकर आदि जो वृक्ष हैं ये किस तरह के धरातल पर उगते हैं? आपको बताना है। कैक्टस, बबूल, कीकर ये सारे जो वृक्ष हैं वो किस तरह के धरातल पर उगते हैं? चलिए ऑप्शन पे बात करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रेगिस्तान में। कहाँ पर? तो कैक्ट्स हो गया, बबूल है, कीकर है, रेगिस्तानी पेड़ है। ये कटीले झाड़ीदार पेड़ समूहों में वन प्रकाशीय दिखते हैं। प्रकृति में इन्हें आत्मरक्षार्थ पत्तों पर कांटे उगे रहे हैं। बबूल दातुन में उपयोगी है। जो बबूल होती है ना, बबूल का पेड़, ये दातुन में उपयोगी है। कीकर जो है वो इमारती लकड़ी के रूप में उपयुक्त है। जल की खोज में इन पौधों की जड़ें काफी गहराई तक चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारती ने गैस पर एक केतली में पानी उबलने के लिए रख दिया और उसकी टोटी पर कॉर्क लगा दिया। और उसकी टोटी पे कर किया? कॉर्क लगा दिया। कुछ देर बाद पानी के उबलते ही कॉर्क गति से बाहर निकला और धुआं बाहर आ गया। इससे क्या पता चलता है? इससे क्या पता चलता है? आपको बताना है इससे क्या पता चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। देखिए, वाष्प में बहुत दाब है, वाष्प ऊपर उठता है, पानी उबलकर वाष्प बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक है। देखिए, आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, केतली में पानी का उबलना, केतली का पानी में उबलना वाष्पीकरण का एग्जाम्पल है। और ताप के प्रभाव से जल वाष्प में बदलकर उड़ने लगता है। क्या करता है? ताप के प्रभाव से जो जल है वो वाष्प में बदलकर उड़ने लगता है। इसे वाष्पीकरण क्रिया भी कहते हैं। यदि केतली का पानी ढक कर रखा जाए तो यह प्रेशर के कारण कॉर्क का ढक्कन हिलने लगता है और बाहर भी गिर जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारी दिवस, वुमेन्स डे किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 मार्च को मनाते हैं। वुमेन्स डे कब मनाते हैं? वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सरकार ने UIDAI प्रमाणीकरण के लिए BAAF सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था। BAAF में बी का है, बी का मतलब क्या होता है? बिहार है, बायोमेट्रिक है, द्विभाषी है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या है? वो है बिहार है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या होता है? तो गांधी जी के अनुसार हिंसा का जो क्रूरतम रूप है वो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गरीबी का अस्थायित्व। क्या होता है? गरीबी का अस्थायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? तो कौन सा कारागार है जिसको गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? नैनी है, वेरवदा है, सेल्यूलर है या फिर एक से अधिक है? कोई नहीं है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों यरवदा जेल, है ना। यरवदा जेल कहाँ पर है? पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र में है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तीन काठिया कानून किस स्थान व किसकी खेती से संबंधित है? तीन कठिया कानून किस स्थान व किसकी खेती से संबंधित है? गोरखपुर अफीम, बेगूसराय धान, चंपारण नील, एक से अधिक या कोई नहीं। तो तीन कठिया पद्धति आपको हमने पढ़ाया था ना डिटेल में, वो है चंपारण की नील। कौन सा है? चंपारण नील। 3/20 भूभाग पर नील की खेती की जाती थी, यही है चंपारण नील। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। दिल से बने रहने के लिए। हम डेली प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं दोस्तों। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है, ठीक है, चौथा नंबर का प्रैक्टिस सेट है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग प्लीज़ इसको इग्नोर मत कीजिए क्योंकि लास्ट मोमेंट चल रहा है। एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है, आज कल परसों में, है ना। तो नोटिस आ सकती है और 7 से 17 के बीच में ही आपका एग्जाम है। तो प्लीज़ आप लोग इसको हल्के में मत लीजिए क्योंकि बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। अगर आपने इस बार चूक गए तो नेक्स्ट में तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसमें अक्सर बच्चे उन्होंने ही अप्लाई किया है जिनका 1-2 नंबर से मार्क्स रुक गए थे और कुछ नए कैंडिडेट भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन बहुत है। एक आप आज का आपने न्यूज़ देखा होगा, एक सीट पर 5-6 बच्चे हैं, एक सीट पर 6 बच्चे हैं। अब आपको सोचना है कि इन 6 बच्चों में किसकी किस्मत इतनी तेज़ है, कौन मेहनत कर रहा है जिसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग हाथ धरकर मत बैठिए, प्रैक्टिस से दबा के कीजिए और जो पढ़े हैं आप सिर्फ उसका रिवीजन कीजिए। नया कुछ भी मत पढ़िए, नया कुछ भी मत पढ़िए। जितना पढ़ेंगे उतना आपके माइंड से आउट होता चला जाएगा। इसलिए प्लीज़ जितना आपने पढ़ा है ना उसका बार बार रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करनी है। चलिए तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ये सेशन आपको कैसा लगा आप इसको दिल से लाइक कीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। हमारे अंदर जो भी कमियां हैं उसे भी बताने की आप लोग कोशिश कीजिए, हम उसको सुधारेंगे, ठीक है। अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। और इस सेशन को ना ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करो, स्टेटस लगाओ। जो भी आपके भाई बहन, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन जो भी हैं तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की, उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है।
तो गाइज इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।